और चलिए अब बात उस खबर की करेंगे जो इन दिनों सुर्खियों में है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंपनी में कोहराम मचा है। वहीं इसका असर संसद भवन में भी नजर आया है। लगातार दूसरे दिन संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच की मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिस वजह से लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज आज नहीं हो पाया। विपक्ष जहां जांच की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष ने साफ साफ कह दिया कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। अडानी का नाम संसद में संग्राम। What I am asking for, one second. जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष। महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले अडानी कंपनी में कोहराम, शेयर धड़ाम। बजट सत्र को लेकर जैसा अंदेशा था, पिछले 2 दिन से वैसा ही दिख रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में कामकाज की शुरुआत होती है, लेकिन जल्द ही संसद भवन मछली बाजार बन जाता है। शोर शराबा होता है और फिर संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। राष्ट्रपति जी का पहला हमको धन्यवाद। लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शांति से चलाने के लिए बार बार अपील की गई, मगर इसका असर नहीं दिखा। विपक्ष ने उद्योगपति अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा है। डिमांड तो सारे जो विपक्ष के पार्टियां हैं एक ही चीज मांग रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, जो स्टॉक मार्केट्स के कोलैप्स हो रहे हैं, कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे PSUs, LIC वगैरह उनके स्टॉक्स, उनके स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस विषय पे साधारण आदमी की सेविंग्स जब LIC और PSUs के अंदर है, तो आम आदमी को जानना चाहिए कि देखिए हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है, सरकार कुछ कर रहे हैं, सरकार क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। हमें प्रश्न पूछने दीजिए, सरकार को जवाब देने दीजिए। देश की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। LIC और SBI जैसे बैंक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उनको प्रॉप अप करने के लिए। देश के सारे एसेट्स उनके हवाले कर दिए गए हैं। पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, मिनरल्स हो, कोल हो, सीमेंट हो, तो पावर हो, सब चीज एक ही इंसान के पास है। इतना उनका मार्केट वाइप आउट हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष की मांग को सत्ता पक्ष ने निशाने पर लिया। केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अडानी स्टॉक क्रैश से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये सारा हंगामा शुरू हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में उद्योगपति अडानी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए। कई दिनों से अडानी ग्रुप के शेयर गिरते जा रहे हैं। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है, लेकिन विपक्ष को बजट सत्र शुरू होने से पहले अडानी नामक हथियार मिल गया और इसी के जरिए सरकार को घेरने में विपक्ष जुटा हुआ है। लेकिन सरकार का भी साफ साफ कहना है कि अडानी से उसका कोई लेना देना नहीं। बजट सत्र में प्राथमिकता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होती है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीर की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट में अडानी लगातार बाहर होते जा रहे हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ $62 बिलियन हो गई है। टॉप 15 अमीरों की लिस्ट से हुए बाहर। 27 फरवरी से पहले अडानी तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। 27 जनवरी से पहले एशिया में पहले नंबर पर थे। 2 फरवरी को अडानी 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पिछले एक हफ्ते से अडानी ग्रुप बाजार में हिचकोले खा रहा है। दुनिया के टॉप 3 अमीरों की सूची में शुमार अडानी का नेटवर्क काफी कम हो गया है। हालांकि इन सब के बीच शुक्रवार के दिन देश विदेश से 2 गुड न्यूज आए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर ग्रीन लिस्ट में आ गए हैं। वहीं फिच ने अभी रेटिंग में बदलाव नहीं करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए संसद में जो संग्राम बचा है उस पर विपक्षी दल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको ये जानकारी भी देते हैं। संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। विपक्ष ने की जेपीसी जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट जज के निगरानी में हो जांच, ये मांग रखी गई। 13 विपक्षी दलों ने बैठक कर सरकार को यहां घेरा, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।
और चलिए अब आपको इसके बारे में बताते हैं विवाद आखिर कब शुरू हुआ और अब तक क्या कुछ इस विवाद में हुआ, आइए आपको बताएं। देखिए 24 जनवरी हिंडनबर्ग रिसर्च की 106 पेज की रिपोर्ट वहां सौंपी गई। 24 फरवरी का ये दिन रहा। हिंडनबर्ग रिसर्च की 106 पेज की ये रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद खुद गौतम अडानी भी सामने आए। उन्होंने इन आरोपों का जवाब दिया। हालांकि इन पेजेस का जवाब नहीं था, वो शेयर बेचने को लेकर के, एफपीओ गिराने को लेकर के उन्होंने ये बात रखी। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट का दौर शुरू हो गया, जो अब तक बढ़ता ही जा रहा है लगातार। और ये अब तक इस प्रकरण में क्या कुछ हुआ है। 26 जनवरी को अडानी समूह और हिंडनबर्ग ने एक दूसरे को घेरा। दोनों की तरफ से जवाब सवाल किए गए। अडानी ग्रुप ने जारी किया एफपीओ और एफपीओ 27 जनवरी को जारी करने के बाद 28 जनवरी को मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल या अडानी समूह से इसका जवाब मांगा है। तो ये सब कुछ हुआ है 29 जनवरी के दिन। रिपोर्ट पर अडानी समूह ने जारी किया विस्तृत जवाब। ये रिपोर्ट सौंपी गई, ये जवाब दिया गया। ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सारे दावों को पूरी तरीके से खारिज किया। फिर 31 जनवरी को अडानी समूह का एफपीओ बंद करके फुल सब्सक्राइब उसका बंद किया गया। 1 फरवरी को अडानी ग्रुप ने एफपीओ रद्द करने का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद माहौल और गर्म हुआ। आरबीआई ने अडानी समूह के कर्ज पर बैंकों से मांगा है जवाब, ये 1 फरवरी को। इसके साथ ही एनएससी ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को सर्विलेंस में डाल दिया है। 2 फरवरी को गौतम अडानी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, ताकि वो लोग जिनका एफपीओ वापस किया गया है उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि बैलेंस शीट में दिक्कत नहीं है, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए एफपीओ वापस करने का फैसला लिया गया है। और देखिए आपको बताते हैं, हिंडनबर्ग ने जब खुलासा नहीं किया था तब अडानी के पास कितनी संपत्ति थी और अब कुल कितनी संपत्ति उनके पास है। 24 जनवरी को 126.4 बिलियन डॉलर उनके पास था। 3 फरवरी को 61.9 बिलियन डॉलर रह गया। ये पहले और अब में फर्क है एफपीओ रद्द करने के बाद और उससे पहले की ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भविष्यवाणी की है। राम भद्राचार्य ने कहा कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे, उनकी वापसी होगी। सुनिए। जान लीजिए, फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। गोवध को बंद करवाना है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवानी है। अडानी ग्रुप पर एसबीआई चेयरपर्सन का बयान, शेयर के बदले लोन नहीं देगा एसबीआई, ये बड़ी बात कही गई। अडानी ग्रुप के लिए 0.9 एक्सपोजर रखा गया है। ये एसबीआई की तरफ से बड़ा बयान आया है। अडानी ग्रुप पर एसबीआई चेयरपर्सन का ये ताजा बयान, शेयर के बदले अब लोन अडानी ग्रुप को नहीं मिलेगा, एसबीआई की तरफ से कहा गया। अडानी ग्रुप के लिए 0.9 एक्सपोजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। अडानी समूह के शेयर को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एफपीओ को रद्द करने के बाद लगातार अडानी इंटरप्राइजेज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देख रहा है और इसी बीच एसबीआई की तरफ से भी बयान आया। अडानी ग्रुप पर एसबीआई चेयरपर्सन ने बयान दिया, शेयर के बदले अडानी ग्रुप को लोन नहीं दिया जाएगा, एसबीआई की तरफ से कहा गया। साथ ही अडानी ग्रुप के लिए 0.9 एक्सपोजर रखा गया है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, अडानी ग्रुप के लिए 0.9 एक्सपोजर रखा गया है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे एसबीआई पे भी, एलआईसी पे भी। ऐसे में चेयरपर्सन का बयान सामने आना, क्या लोगों को इससे राहत मिल सकती है? क्या उन्हें कुछ समझ में आ सकता है इस ग्रुप के बारे में? बिल्कुल, देखिए, कम से कम एसबीआई जैसी बड़ी संस्था जिससे लोगों का एतबार है, लोगों ने उस संस्था में अपना पैसा डिपॉजिट किया है। एक बड़ी बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक उसे माना जाता है, उसके नेटवर्क को, उसकी तरफ से ये बयान आने का मतलब है कि लोगों में जो संशय की स्थिति थी कि क्या जो खबरें आ रही हैं कि एसबीआई और एलआईसी दोनों के जगह से जो निवेश और उनको शेयर्स मिले हैं, उनको जिस तरह से आर्थिक फायदा दिलाया गया है, वो
ज्यादा ना हो और लोगों का जो पैसा है वो सुरक्षित है। तो इस तरह के जो बयान आए हैं एसबीआई चेयरमैन की तरफ से वो अपने आप में पर्याप्त है लोगों में इस तरह की जो संशय की स्थिति थी उसको खत्म करने के लिए। और ये साफ कहा गया है कि अब आगे और कुछ इस विषय पर अडानी ग्रुप के साथ एसबीआई नहीं कर सकती है। तो कम से कम एसबीआई की तरफ से एक हिम्मत तो दिखाई गई है और साथ ये हिम्मत उस वक्त आई है जब लगातार अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं। उन्हें जो अमीरों की पायदान है उसमें 22वें स्थान पर रख दिया गया है, डॉ जोन्स से उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से आम लोग जो हैं उस विषय में चर्चा कर रहे हैं और उनकी जो शंका है उस पर समाधान की एक कोशिश जरूर हुई है। जी अमित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अडानी मामले पर वित्त सचिव का बयान भी सामने आया। राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, ये कही गई है बात। शेयर बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं, देश की आर्थिक हालत बेहद मजबूत है। वित्त सचिव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। अडानी मामले पर वित्त सचिव का बयान, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, विपक्ष राई का पहाड़ बना रहा है। अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, ये बयान वित्त सचिव की तरफ से आया है क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को भी घेर रहा है, इसमें घसीट रहा है और कह रहा है कि सरकार भी जिम्मेदार है उनके शेयर्स गिरने को लेकर के। इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या वाकई राय का पहाड़ अगर विपक्ष नहीं बनाएगा तो जो लोग हैं जिनके एफपीओ वापस किए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं आराम उनको ये लगेगा कि चलिए अब सारी चीजें सामान्य है? बिल्कुल, देखिए आज दो बयान एक के बाद एक आए हैं। एक एसबीआई चेयरमैन का बयान और कि शेयर के बदले लोन नहीं देगी एसबीआई, और दूसरा अब से कुछ ही देर पहले वित्त सचिव का बयान कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारतीय अर्थव्यवस्था तो मजबूत है ही, उसमें कोई शक व सवाल नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर ये हिंडनबर्ग ने उसकी कंपनी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए हैं उन आरोप का अडानी ग्रुप ने हालांकि जवाब भी दिया है और उसके बाद जो लगातार शेयर उनके ही शेयर गिरे हैं उससे एक बाजार में, क्योंकि निवेशक और निवेश और निवेशक का जो रिश्ता है उसमें खलल पड़ी है। और आप देखें कि रोज जैसे ही शेयर बाजार सुबह खुलता है शेयर गिर जाते हैं। तो राई का पहाड़ किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, किसी संस्था ने नहीं बनाया है, ये एक परसेप्शन है जो मार्केट में बिकता है, आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बिकती है और वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप की कम हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संसद का सत्र चल रहा है, बजट पेश होने के दूसरे दिन ही ये इस तरह का वाकया सामने आया। सरकार को अपनी तरफ से इस विषय में सदन के पटल पर बयान देना चाहिए, विपक्ष से बात करनी चाहिए ताकि जो संशय की स्थिति है वो खत्म हो। क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सरकार का इकबाल होता है, लोगों की आस्था सरकार में होती है। अगर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री की तरफ से सदन के पटल पर कोई बयान आ जाए कि हाँ हम इस विषय में जो भी जांच है वो करवा रहे हैं और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तो उसके बाद जो रही सही कसर है, जो संशय की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ वर्ल्ड में है, विश्व में है, वो और बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक आप देखें कि हर जगह से जो विदेशी निवेशक हैं हमारे मुल्क में जो पैसा लगाते हैं विभिन्न जगहों पर, विभिन्न शेयरों में वो शरीक होते हैं, खरीदारी करते हैं, वो भी रुके हुए हैं। तो एक तरीके का माहौल जो है न सिर्फ निवेशकों के लिए बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी संशय की स्थिति है। तो सरकार को इस विषय पर पूरे तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी तक आपने आईईडी, चिपचिपा बम, स्टिकी बम के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नए बम के बारे में। इस बम का नाम है परफ्यूम बम। जम्मू कश्मीर के आतंकी इसके जरिए निशाना बनाने में लगातार जुटे हैं। 21 जनवरी को नरवाल में इस बम के जरिए विस्फोट किया गया, जिसका खुलासा जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने अब किया। और खास बात इसमें यह कि सुरक्षा बलों ने पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह के परफ्यूम बम को बरामद किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मरणासन हालत में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, ऑपरेशन ऑल आउट से तोड़ी जा रही कमर, मगर नए हथियार के जरिए साजिश में जुटे दहशतगर्द, आतंकियों की परफ्यूम बम की साजिश। अनुच्छेद 370 निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। देश के जवान आए दिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में जुटे हुए हैं। आए दिन दहशतगर्दों को ढेर किया जा रहा है। बावजूद इसके आतंकी नए नए हथियार ढूंढने में जुटे हुए हैं।
हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, मगर जिस तरह से साजिश के नए नए हथियार वो ला रहे हैं वो चिंता का विषय है। आतंकी अभी तक ग्रेनेड, AK-47 जैसे हथियारों से अटैक करते थे, लेकिन अब घाटी में नया बम आ गया है। इसका नाम है परफ्यूम बम। इस बम के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले आप जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह को सुनिए। इस तरह की आईडी अभी तक हम लोगों ने पहले रिकवर नहीं करी है, और कम से कम इसका जितना तो है कि अगर इंसान उठा के इसको एक बार थोड़ा सा प्रेस कर देगा, जब खोलने की ऊपर डांट को कोशिश करेगा, इट विल गो ऑफ, और जो आदमी हैंडल कर रहा होगा उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी क्योंकि हम भी वाकिफ नहीं है, इसको जो स्पेशलिस्ट टीम है वही देखेगी। जम्मू कश्मीर के नरवाल में 21 जनवरी को 2 IED धमाके हुए थे। इस हमले में 9 लोग जख्मी हुए थे। पुलिस ने ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के हैंडलर के संपर्क में था। इतना ही नहीं, आतंकी के पास परफ्यूम बम मिला है। सुरक्षा बलों ने पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह के परफ्यूम बम को बरामद किया है। ऐसे में ये बताना जरूरी है कि परफ्यूम बम होते क्या हैं और इसका कितना व्यापक असर होता है। परफ्यूम बम बेहद खतरनाक बम होता है। हाथ लगाने या दबाने पर यह बम फट जाता है। आमतौर पर बम या दूसरे एक्सप्लोसिव्स को आसानी से पहचान लिया जाता है, जबकि बाहर से परफ्यूम की बोतल दिखने के कारण इस बम की पहचान आसान नहीं होती। इसी वजह से आतंकी परफ्यूम बम, टिफिन बम आदि बमों का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नरवाल मामले की तफ्तीश की तो इस दौरान एक आतंकी को गिरफ्तार किया। यह आतंकी सरकारी कर्मचारी है। इसका नाम आरिफ अहमद है। रियासी जिले का रहने वाला है आरिफ के पास परफ्यूम बम बरामद हुआ। 3 साल से आरिफ पाक में बैठे लश्कर के संपर्क में था। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि फरवरी 2022 में शास्त्री नगर में एक IED धमाका हुआ था। उस धमाके के पीछे आरिफ का ही हाथ था। कटरा में धमाके के बाद बस में आग लगी थी। आरिफ ने माना है कि उस बस में IED इसी ने प्लांट किया था। इसके पास से एक IED बरामद भी हुआ है। दिलबाग सिंह ने कहा कि आरिफ को दिसंबर में 3 IED मिले थे। इनमें से 2 का इस्तेमाल उसने नरवाल में किया था। आईडीज वहां पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया। उसमें 3 लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशतगर्दी के आका, उनके इशारों पर रजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे आईडीज लगा के निशाना बनाना चाहती थी। डांगरी के इंसिडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रोह पकड़ा गया। उसके बारे में अभी तक जम्मू कश्मीर में IED, चिपचिपा बम, स्टिकी बम के बारे में सुना गया है, लेकिन ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में परफ्यूम बम का नाम सामने आया है। ऐसे में पुलिस महकमा चौकन्ना हो गया है। हालांकि हमारे जवान लगातार दहशतगर्दों को घेर कर घाटी से उनके सफाये में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ से सवाल पूछते हुए कहा कि मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी से भी पात्र किसानों की सूची मांगी गई। वो कहाँ है? मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो। आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था? अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता, सूची अपूर्ण दी नहीं, तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे? अब ये तो ऐसा काम था कि हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन आपको तकलीफ क्या थी? दिक्कत यह है कि वो जवाब नहीं देते, इधर उधर घुमाते रहते। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किचन किंग के रूप में नजर आ रहे हैं। बिल गेट्स ने रोटियां बनाई और उसमें घी लगाकर खा लिया।
इस दौरान उनके साथ अमेरिकी शेफ एटन बनर्थ भी दिखाई पड़ रहे हैं। शेफ एटन बनर्थ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो साझा किया जिसमें वो बिल गेट्स को रोटियां बनाना सिखा रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने रोटी बनाना कहाँ और कैसे सीखा। वीडियो में शेफ एटन बनर्थ ने बताया कि उन्होंने भारत यात्रा के दौरान बिहार में रोटी बनाना सीखा। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, मैं भारत के बिहार में कुछ गेहूं की खेती करने वाले किसानों से मिला। वहां मैंने दीदी की रसोई कैंटीन में काम करने वाली कुछ महिलाओं से रोटी बनानी सीखी। और इसी के साथ अखंड भारत पे आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप लगातार बने रहे भारत 24 पर।